गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है अंकित की आर्ट यूट्यूब चैनल पे। इस पे हम पश्चिमी राजनीतिक विचारों को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने हन्ना अरेंट के विचारों को पढ़ लिया था। उसके बाद एंटोनियो ग्राम्सी शुरू हो गया था, तो एंटोनियो ग्राम्सी हमने कल समझा था और आज के वीडियो में एंटोनियो ग्राम्सी को लगभग हम लोग समाप्ति कर देंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल पूछ देते हैं कि एंटोनियो ग्राम्सी के बुक का क्या नाम था। आप कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि लगे कि हाँ पिछला वीडियो आप देखे हैं। देखिए वीडियो तो आप यहाँ से भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, किंतु पहले का आप देखे रहेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मूल बिंदु जो होता है ना, मेरे राजनीतिक विचारक मेरा मानना है कि राजनीतिक विचारक पढ़ने का अर्थ है कि एक लाइन में आपको उसका क्रक्स पता हो। अगर एक लाइन में आपको पता है कि इसका मूल बिंदु क्या है, ये कहना क्या चाहता है, तो आप देखेंगे कि उसके सारे सिद्धांत उसी से प्रेरित नजर आएंगे। जैसे कार्ल मार्क्स को समझते हुए अगर अर्थव्यवस्था आपके दिमाग में बस चुका है, घर कर चुका है, तो कार्ल मार्क्स को समझना आसान होगा। वैसे ही अगर आप जॉन लॉक को समझना चाहते हैं तो आप समझ जाइए कि वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करेगा, उदारवादी व्यक्ति है, तो आपको समझ आएगा कि उसके सारे सिद्धांत इसी से प्रेरित है। थॉमस हॉब्स की बात करेंगे तो एक लाइन समझ लीजिए कि आत्मरक्षा का अधिकार है उसके लिए सबसे बड़ा है, तो आप देखेंगे कि शक्तिशाली राज्य की बात करता है, निरंकुश शासन की बात करता है। तो एक लाइन ही समझना होता है। इसी संदर्भ में हम समझ रहे थे कि आखिर एंटोनियो ग्राम्सी का वो एक लाइन क्या है। तो तुलना करते हुए हमने बताया था कि जैसे मार्क्स के लिए आर्थिक संसाधन सर्वोपरि है, आर्थिक संसाधन ही सबसे ऊपर है, या फिर इसी को आप अर्थव्यवस्था कहिए, कि मार्क्स का मानना है, कार्ल मार्क्स का मानना है कि अर्थव्यवस्था ही सबसे ऊपर होती है और अर्थव्यवस्था से ही राज्य की प्रकृति और स्वरूप का निर्धारण होता है। अर्थव्यवस्था दरअसल बेस है, इस बेस के ऊपर आप कुछ भी संरचना बना लीजिए, उसके मूल में आपको आर्थिक हित ही दिखेगा, ये कहना है कार्ल मार्क्स का। तो अर्थव्यवस्था को वो प्राइमरी मानते हैं ना, इसलिए इसको आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि समाज में होने वाला प्रत्येक घटना, चाहे वो कोई भी घटना हो, किसका परिणाम है, अर्थव्यवस्था का, आर्थिक स्थिति का, आर्थिक गतिविधि का। तो यह है कार्ल मार्क्स का मूल विचार। लेकिन हम बात कर रहे थे कि एंटोनियो ग्राम्सी ये भी समाजवादी विचारक है, ये भी समाजवादी है, मार्क्स भी समाजवादी है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों को क्यों पढ़ रहे हैं, कार्ल मार्क्स के विचार से ये प्रभावित होंगे ही, इसीलिए समाजवादी है। तो इनको क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम एक जगह अंतर किए थे, वो अंतर आपको जरूर याद रहना चाहिए कि कार्ल मार्क्स जहां आर्थिक संसाधन या अर्थव्यवस्था को केंद्रीय मानते हैं, वही एंटोनियो ग्राम्सी कहते हैं कि नहीं, संरचना का भी महत्व है। आर्थिक कारक एक बिंदु हो सकता है किसी भी चीज को निर्धारित करने में, राज्य का स्वरूप हो, शक्ति का स्वरूप हो, है ना, शासन कैसे चलेगा, इन सब के मूल में ठीक है एक कारक हम मान सकते हैं कि अर्थव्यवस्था है, लेकिन केवल अर्थव्यवस्था नहीं है। जबकि मार्क्स कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था ही सब कुछ है। ये कह रहा ना, संरचना का भी महत्व है। संरचना में ये क्या कह रहे हैं कि धर्म का भी महत्व है, संस्कृति का भी महत्व है ना, नैतिकता का भी महत्व है, या फिर हमारे समाज के जो नॉर्म्स है, जो वैल्यूज हैं, उसके भी महत्व है। ये सारा महत्व, इन सारों की भूमिका होती है किसी भी चीज को निर्धारित करने में, समाज में होने वाली घटनाओं को परिचालित करने में, इन सब की भूमिका होती है। इसी संदर्भ में ये कह रहे थे कि भाई संरचना भी दो तरह की होती है। संरचना दो तरीके की, पहला जिसमें वो पुलिस को शामिल करते हैं, पुलिस हो गया, कोई भी राज्य हो गया, न्यायपालिका हो गई। कह रहे हैं एंटोनियो ग्राम्सी की एक तो संरचना ये होती है कि पुलिस, राज्य और न्यायपालिका जैसी संरचना, ये क्या होती है, ये शक्ति के पर आधारित होती है, शक्ति पर आधारित ये संकल्पना है, ये संरचना है, ये शक्ति के दम पे कार्य करती है, इसीलिए क्या होती है, बाध्यकारी। कोई भी शासन अगर शक्ति के दम पे कार्य करेगा तो वो बाध्यकारी होगा ही। जैसे कानून जो भी हमारे यहाँ लिखा हुआ है वो एक तरह से बाध्यकारी है, लेकिन अगर आपको भारतीय संविधान याद हो तो भारतीय संविधान का भाग 4 क, जिसमें मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, वो बाध्यकारी नहीं है। वो हमसे उम्मीद किया जाता है, हमसे ये मतलब होप लगाया जाता है, आशा की जाती है कि हम उसका पालन करेंगे, क्योंकि अधिकार बिना कर्तव्य के ठीक साबित नहीं होगा। अधिकार कर्तव्यों के साथ मिले तो ज्यादा बेहतर है। जैसे हमें स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं चाहिए, सापेक्ष स्वतंत्रता की ठीक है, उस पर थोड़ा सा युक्ति संगत प्रतिबंध भी लगा होना चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं कि संरचना दो तरीके की, एक बाध्यकारी होती है क्योंकि ये शक्ति के दम पे कार्य करती है, जैसे पुलिस, राज्य, न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका का निर्णय आपको मानना ही होगा, है ना। राज्य जो भी कानून लागू करेगा, राज्य जो भी नीति बनाएगा, उसको आपको पालन करना ही पड़ेगा।
पुलिस पुलिस शक्ति के प्रयोग की बड़ी संस्था है, क्योंकि पुलिस से हम लोग डरते भी है। आज पुलिस, भारतीय पुलिस की क्या ही बात करें, है ना, हमारा टॉपिक कुछ और है, लेकिन आज पुलिस का छवि भारत में खराब बनाया जा रहा है। इसमें योगदान केवल जनता का नहीं है, पुलिस का खुद भी है, वो भी अपना छवि बिगाड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम ये समझ लिए कि संरचना, ये दो तरह की बात करते हैं। पहला बाध्यकारी होता है शक्ति के आधार पर, दूसरा ये कहते हैं कि सभ्य समाज, ये भी संरचना है। सभ्य समाज का मतलब क्या हुआ, जिसमें वो परिवार को शामिल करते हैं, चर्च को शामिल करते हैं, कोई भी विश्वविद्यालय को शामिल करते हैं, है ना, ये सारे सभ्य समाज के निशानी है। और सभ्य समाज कह रहे हैं कि भाई ये पुलिस राज न्यायपालिका तो शक्ति के आधार पर कार्य करती है, किंतु सभ्य समाज जो है ये सहमति के आधार पर कार्य करती है, कि लोगों से सहमति बनाया जाता है। इसमें हमारे समाज में सहमति से ही किसी भी कार्यों का निर्धारण हो रहा है। अच्छा, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक चीज सोचवाना चाहता हूँ कि भले ही पुलिस राज न्यायपालिका की शक्ति बाध्यकारी है, वो बाध्य करती है, किंतु अगर उसे समाज से सहमति नहीं मिलती तो फिर वो नीति सफल नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए दहेज प्रथा, अच्छा, हम सब जानते हैं कि दहेज लेना या देना किसी भी तरीका से अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है। फिर भी हमारे समाज में दहेज लेना और देना शान समझा जाता है। जिसको जितना ज्यादा दहेज मिला उसका उतना ज्यादा सम्मान किया जाता है हमारे समाज में। ये क्यों हो रहा, क्योंकि दहेज प्रथा से संबंधित जो कानून था, जो कानून बना, उसको समाज ने स्वीकार नहीं किया। इसीलिए दहेज प्रथा आज शान शौकत के साथ आगे बढ़ रही है। भले ही वो किसी रूप में हो, वो सरकार की नजर में दिखता नहीं है ना, ऑन पेपर हम नहीं बात करते दहेज प्रथा का, पर दहेज आज भी लिया दिया जाता है हमारे समाज में। दूसरा भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार को लेके कितना कानून बना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लेके आज गए, है ना, विसल ब्लोअर का कॉन्सेप्ट लेके आए, है ना, ताकि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जाए, इसको रोका जाए। आज हम बात करते हैं डीबीटी का, है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, सीधे खाते में पैसा आ जाए। क्यों, क्योंकि लीकेज को रोकना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार हमारे यहाँ खराब नहीं माना जाता। भ्रष्ट व्यक्ति, अगर आपके पास पैसा है, भले ही आप भ्रष्टाचार से कमाए हो, फिर भी आपका समाज में सम्मान किया जाएगा, आपको वैल्यू दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि समाज को इस बात से मतलब नहीं है कि आप अनैतिक तरीके से पैसा कमाए हैं, धन अर्जित किए हैं, उसको बस मतलब है कि आपके पास पैसा है कि नहीं, आप पावरफुल है कि नहीं है। तो समाज ने भ्रष्टाचार से संबंधित कानून को कभी अनैतिक माना ही नहीं, और अनैतिक नहीं माना, इसीलिए ये कानून विफल हो गया लागू होने में। तो आपको समझ आ रहा है कि भले ही भले ही शक्ति बाध्यकारी होती है इनकी, फिर भी अगर उसे सभ्य समाज, नागरिक समाज द्वारा सहमति नहीं मिला तो वो फिर सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए संरचना को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक तो शक्ति के आधार पे, दूसरा सहमति के आधार पे। हमें कार्य किस आधार पे करना चाहिए, राज्य को किस आधार पे कार्य करवाना चाहिए, सहमति के आधार पे, सांस्कृतिक वर्चस्व के आधार पे, है ना, नागरिक आधिपत्य के रूप में, ताकि लोगों के मूल में, लोगों के दिमाग में ही ये चीज बैठा दिया जाए। जैसे अगर आप थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के विचार को समझना चाहें तो हमारे सिद्धांत के साथ उसको जोड़ के देखते हैं कि हमारे यहाँ बताया जाता है कि चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है। अगर आप मार्क्सवादी विचार को थोड़ा सा समझेंगे तो मार्क्सवादी विचार क्या कहता है कि चोरी करना पाप है, इसका मतलब चोरी हो क्या सकता है, धन। तो धन है किसके पास, बुर्जुआ वर्ग के पास, अमीर व्यक्ति के पास। तो असल में डर तो उन्हीं को है कि उनका वस्तु न कहीं चोरी हो जाए, उनका धन न कहीं चोरी हो जाए, उनका पैसा न कहीं बर्बाद हो जाए, कोई चुरा के ले जाए। तो उन्होंने क्या किया कि समाज में ऐसे वैल्यूज को डालना शुरू किया, ऐसे नॉर्म्स को स्थापित करना शुरू किया, जिससे लोगों को बचपन से ही ये चीज सिखा दिया जाए, बूंद बूंद करके डाल दिया जाए उनके दिमाग में कि चोरी करना पाप है। वो इसको अनैतिक समझने लगे। अब इससे होगा क्या, इससे जो पूंजीवादी व्यक्ति है, जो पूंजीपति व्यक्ति है, उनका धन सुरक्षित रहेगा। तो दरअसल चोरी करना पाप है ये एक प्राकृतिक सत्य नहीं है, बल्कि ये पूंजीपतियों द्वारा समाज में बनाया गया एक वैल्यू है, ताकि आपको अपने आप में ये फील होने लगे कि ना चोरी जो कर रहे हैं ये गलत है, नहीं करना चाहिए। जबकि इससे फायदा किसको है, पूंजीपति वर्ग को, क्योंकि सरवारा के पास तो कुछ है नहीं, लूटने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए तो मार्क्स कहते हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए पूरा संसार है। क्यों कह रहे हैं, तो मार्क्सवादी विचारधारा ऐसे एक्सप्लेन करता है। आप जिसको नैतिकता के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे, मार्क्स उसको भी अर्थव्यवस्था से जोड़ देते हैं। तो संरचना को दो भागों में एंटोनियो ग्राम्सी बांट दिए, एक शक्ति के आधार पर, एक सहमति के आधार पर। सभ्य समाज कार्य करता है और शक्ति के आधार पर पुलिस राज न्यायपालिका।
आई होप आपको समझ रहा में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हुए समझते हैं थोड़ा सा और। हम कल बात कर रहे थे कि एंटोनियो ग्राम्सी क्या करते हैं, राज्य, एंटोनियो ग्राम्सी राज्य की उत्पत्ति का या राज्य कैसे आया उसके बारे में 3 विचार बताते हैं। कहते हैं कि इन तीनों के मध्य टकराव ही दरअसल हुआ, इसीलिए राज्य की उत्पत्ति हो गई। किसके बीच? तो एक कह रहे हैं कि एक वो मतलब शक्तिशाली वर्ग, समाज का वो वर्ग जो क्या कर रहा है, संघर्षों का नेतृत्व कर रहा है, संघर्ष का नेतृत्व कर रहा है। दूसरा ऐसा वर्ग जिसके विरुद्ध संघर्ष हो रहा है, संघर्ष जिसके विरुद्ध हो रहा है। और तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक वर्चस्व, है ना, सामाजिक सांस्कृतिक शक्ति, सामाजिक सांस्कृतिक शक्ति कि हम समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अपने को बेहतर साबित कर देंगे, समाज को ये बता देंगे कि हम जो बता रहे हैं वही सत्य है, इससे भी राज्य की उत्पत्ति होती है ना। तो जब इन तीनों के मध्य क्लैश होता है, इन तीनों के मध्य संघर्ष होता है, तब जाके राज्य की उत्पत्ति होती है एंटोनियो ग्राम्सी के अनुसार। तो कह रहे हैं कि संघर्ष का नेतृत्व करता है। जैसे अगर अरस्तु का विचार आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं, तो अरस्तु कहते हैं कि क्रांति का मूल कारण क्या है। अरस्तु के हिसाब से क्रांति का मूल कारण क्या है? तो वो कहते हैं कि देखो, समाज में ना 2 वर्ग हैं, समाज में 2 वर्ग हैं। एक वैसे वर्ग जो संसाधन संपन्न वर्ग है, संसाधन संपन्न वर्ग, जिसको आप अमीर भी कह सकते हैं, किसी को आप अमीर कह लीजिए। दूसरा वो वर्ग है जो गरीब है, जिसको आप संसाधन विपन्न वर्ग कह सकते हैं। वो कह रहा है कि अमीर व्यक्ति क्या करता है, ये समाज में एक तरह का गहराई लाता है। किस चीज की गहराई? विषमता की। क्योंकि अमीर के पास और धन होते जा रहा है, वो और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहा है, तो इन दोनों के मध्य एक खाई बनते जाता है, इन दोनों के मध्य एक गड्ढा का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि अमीर वर्ग का ये आकांक्षा है कि अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए, इस चक्कर में वो विषमता को प्रमोट कर देते हैं, विषमता समाज में आ जाता है। जबकि गरीब वर्ग चाहता है कि नहीं भाई, विषमता नहीं होनी चाहिए, समाज में क्या होनी चाहिए? समानता, समाज में समानता होना चाहिए। असल में क्रांति का मूल कारण तो यही है। और सारे वो कारण बताते हैं कि शासक का भ्रष्ट होना, लालची होना या फिर अयोग्य होना, वो भी कारण है। मूल कारण क्या है? यही, अमीर और गरीब के बीच समानता और विषमता के बीच टकराव। अमीर का मन होता है कि विषमता और बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास जितना धन है और उसकी मात्रा बढ़े। गरीब चाहता है कि नहीं भाई, समानता होनी चाहिए समाज में। इसीलिए आप देखेंगे कि गरीब लोग या सर्वहारा, जिसको मार्क्स कहते हैं, ये समाजवादी विचार से बहुत प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये समानता की बात करता है। जबकि पूंजीवादी व्यवस्था, खुला मार्केट, योग्य है, शक्ति है, आइए आजमाइए। इसके अलावा अब हम अगर एंटोनियो ग्राम्सी का लास्ट सिद्धांत समझना चाहे तो ये क्या कहते हैं, एंटोनियो ग्राम्सी का मानना है कि समाज में ना बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्ति होते हैं। समाज में कैसे व्यक्ति होते हैं? बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे व्यक्ति, समझदार व्यक्ति। ये कहते हैं कि असल में इतना सिंपल है नहीं जितना सिंपल हम मान लेते हैं बुद्धिजीवी वर्ग। बुद्धिजीवी वर्ग भी 2 तरीके के, एक को वो कहते हैं परंपरागत बुद्धिजीवी, परंपरागत बुद्धिजीवी वर्ग। दूसरा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी। परंपरागत बुद्धिजीवी, ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी। कुछ नहीं है, क्योंकि ये विद्वान है, तो विद्वान सिंपल बात को भी थोड़ा टफ बना के पेश करता है, तभी तो विद्वान है। देखो, हम लोग विद्वान किसको मान लेते हैं? जिसका बात समझ ना आए, जिसका बात आसानी से समझ आ जाता है उसको मानते हैं कि अरे यार, इस बात में तो कोई दम ही नहीं था। जैसे शंकराचार्य कहते हैं, शंकराचार्य का एक सिद्धांत है अद्वैतवाद। अद्वैत का मतलब कि ब्रह्म और आत्मा दरअसल 2 नहीं, एक ही है। ये दोनों एक है ना। ये भौतिक और चेतन अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। समझ ही नहीं आया कि क्या भौतिक क्या चेतन, भौतिक चेतन कैसे हो सकता है, चेतन से भौतिक कैसे बनेगा, है ना। अब ये सिद्धांत जब हमें समझ नहीं आता तो हम कहते हैं कि बाप रे, कितना बड़ा कंसेप्ट है। देखो, नो डाउट बड़ा कंसेप्ट है, आज तक शंकराचार्य के विचार से भारत आगे नहीं बढ़ पाया है ना, हम उसका गुणगान करते हैं, समझ नहीं पाते हैं, बहुत बड़ा सिद्धांत है। लेकिन क्या करते हैं, इसको हम आसान भाषा में भी तो समझ सकते हैं। प्लेटो कह रहे हैं कि दुनिया में जो भी आपको चीज दिख रहा है, भौतिक जगत में ये जो भी दिख रहा है सब झूठ है, मिथ्या है, असल में कुछ है नहीं,
ये केवल परछाई है उस विचारों की, जिसको वो आकारों का प्रत्यय कहते हैं, विचार, है ना, कि असल में विचार है कुछ मन में, उस विचार को हमने एक मूर्त रूप दे दिया और हम मतलब बेवकूफ़ी यही कर रहे हैं कि इसी को सत्य मान रहे हैं। इस वास्तविक जगत में जो हमको दिख रहा है वो इसी को हम सत्य मान लेते हैं। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला रहा। वो क्या कहते हैं कि भाई सुंदरता क्या है ना, नित्य है, अपरिवर्तनशील है ना, शाश्वत है, नश्वर है, कि आप इसको खत्म नहीं कर सकते सुंदरता को, क्योंकि सुंदरता एक विचार है। किंतु सुंदर वस्तु को आप बिगाड़ सकते हैं, सुंदर वस्तु का खंडन किया जा सकता है। अब इतनी बड़ी बड़ी बात, ज्ञान क्या है? ज्ञान एक सद्गुण है। अब समझ नहीं आ रहा सद्गुण क्या है? तो विद्वान व्यक्ति का काम ही है कि चीजों को थोड़ा सा इस भाषा में बताए कि आपको समझना है, तभी तो लगेगा कि वो विद्वान है। सेम चीज है एंटोनियो ग्राम्सी, सीधा सीधा नहीं कह रहे कि बुद्धिजीवी वर्ग क्या होता है, कह रहे कि बुद्धिजीवी वर्ग दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत बुद्धिजीवी, ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी। परंपरागत बुद्धिजीवी नाम से ही पता चल रहा है परंपरागत। तो ये बताइए कि समाज में जो व्यवस्था चल रही आ रही है, समाज में व्यवस्था जो चली आ रही है, उस व्यवस्था को परंपरागत बुद्धिजीवी वर्ग उस व्यवस्था का समर्थन करेंगे कि विरोध करेंगे? नाम में ही समझ आ रहा है परंपरागत है, समर्थक होंगे इसके, कि ये समाज में चलने वाले जो भी विचार है, समाज में चलने वाले जो भी नॉर्म्स है, जो वैल्यूज है, उसका ये समर्थन करते हैं परंपरागत बुद्धिजीवी। इसमें वो साबित करते हैं कि भाई एक शिक्षक, आप देख लो, ये कुछ नया नहीं कर सकता, है ना, ये जो चलते आ रहा है उसी को बता सकता है। वैसे ही कोई धर्मगुरु कोई धार्मिक बात नहीं कह सकता, केवल कहे हुए बात को ही दोहरा सकता है ना। तो ये सब क्या है? परंपरागत बुद्धिजीवी है। और इनका मानना है कि परंपरागत बुद्धिजीवी वर्ग ये तो क्रांति नहीं कर सकता, क्रांति इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये एक तो खुद को समाज से स्वतंत्र और तटस्थ मानते हैं, दूसरा सामाजिक व्यवस्था के समर्थक है। थोड़ा सा आपको दिखेगा कि विरोधाभास है विचारों में, कि समाज से हम स्वतंत्र हैं, तटस्थ भी हैं, किंतु हम सामाजिक व्यवस्था को सही मानते हैं, हम सामाजिक व्यवस्था जो चली आ रही है उसका पालन करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। ये हुआ परंपरागत बुद्धिजीवी वर्ग। दूसरा है ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी उत्पत्ति विशेष वर्ग से होगी, विशेष वर्ग से, और ये करेंगे क्रांति का नेतृत्व, क्योंकि ये परिवर्तन के आकांक्षी होते हैं, ये चाहते हैं कि परिवर्तन हो समाज में। इनकी उत्पत्ति एक विशेष वर्ग से होती है, जैसे मजदूर संगठन में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसको मानेंगे कि ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी वर्ग का व्यक्ति, क्योंकि वो उसके हितों को आगे बढ़ाएगा। मजदूर वर्ग का व्यक्ति जब उसका यूनियन बनेगा, उसके हितों को अगर कोई आगे बढ़ा रहा है तो वह है ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी, क्योंकि वह उसके हितों के लिए कार्य कर रहा है, उसके संदर्भ में कोई भी नीति को प्रभावित करने का प्रयास करता है, जिसको आगे हम दबाव समूह के नाम से भी पढ़ते हैं। तो ये हुआ ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी, परंपरागत बुद्धिजीवी। यही था एंटोनियो ग्राम्सी का विचार। अब अगर एक लाइन में समराइज किया जाए एंटोनियो ग्राम्सी को, कि एक लाइन में कि ऐसा कौन सा बिंदु है जिसको अगर हम केवल याद रखें तो एंटोनियो ग्राम्सी लिखा जा सकता है, एंटोनियो ग्राम्सी का क्वेश्चन आराम से टैकल किया जा सकता है, तो केवल एक ही चीज याद रखेंगे। एंटोनियो ग्राम्सी कहते हैं कि अर्थव्यवस्था राज्य के स्वरूप प्रकृति के निर्धारण में आवश्यक तो है, अर्थव्यवस्था आवश्यक है, अर्थव्यवस्था जरूरी है, समझ में आ रहा है, अर्थव्यवस्था ठीक है, एक कारक है, अर्थव्यवस्था को हम एक कारक फैक्टर मानेंगे, किंतु एकमात्र फैक्टर नहीं मानेंगे। अर्थव्यवस्था एक कारक है किंतु एकमात्र कारक नहीं है। दूसरा तो क्या है? तो कह रहे संरचना का भी महत्व होता है, आधिपत्य का भी महत्व होता है। यहाँ आधिपत्य का मतलब वो क्या कहते हैं? आधिपत्य का मतलब वो कहते हैं प्रभुत्व, या फिर और आसान कर ले तो नेतृत्व। कह रहे हैं इसका भी महत्व होता है। तो कोई पूछे कि एंटोनियो ग्राम्सी का दरअसल मूल विचार क्या है, तो हम कह सकते हैं कि दरअसल कार्ल मार्क्स चाहते हैं पूंजीवाद का खात्मा, तो एंटोनियो ग्राम्सी भी चाहते हैं कि पूंजीवाद की समाप्ति हो, लेकिन एंटोनियो ग्राम्सी कह रहे हैं कि वर्ग संघर्ष के माध्यम से सर्वहारा बुर्जुआ के बीच हिंसक क्रांति होगी, फिर मार्क्स कहते हैं कि फिर होगा साम्यवादी समाज की स्थापना। ये कह रहे हैं नहीं, थोड़ा सा इसके मूल में विचार करना पड़ेगा कि आखिर ये व्यवस्था बना हुआ क्यों है, पूंजीवादी व्यवस्था। तो मार्क्स कहते हैं कि अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि उनका नियंत्रण है उत्पादन के संबंध पे,
है ना, उत्पादन के साधनों पर उनका नियंत्रण है, ये कहते नहीं, इसलिए है क्योंकि उनका नागरिक समाज पर आधिपत्य है, नागरिक समाज पर उन्होंने अपने विचारों को क्या कर दिया है, छाप दिया है, अपने विचार से उनको प्रभावित कर दिया है, इसलिए उनका वो व्यवस्था आज तक बनी हुई है। ये है उनका मूल विचार। और मैंने आपसे पूछा था उनके किताब का नाम, तो किताब का नाम आपने बताया ही होगा, और ना याद हो तो कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेंगे। अगर याद रखेंगे कि इनको जेल हुआ था, इटली में जन्म हुआ था मुसोलिनी जहाँ का था, तो वहीं ये लिखे थे द प्रिजन नोटबुक्स, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट इनका बुक है, और बुक सारे हैं, बहुत सारे बुक हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। इस तरीके से एंटोनियो ग्राम्सी आज, मतलब एंटोनियो ग्राम्सी क्या ही समर्थ होंगे, एंटोनियो ग्राम्सी को हमने अच्छे से समझा। इसके क्वेश्चन को टैकल अप करके देखिएगा, एंटोनियो ग्राम्सी का क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, चाहे वो एमए का हो, बीए का हो, यूजीसी नेट का हो, सबका। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।